नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को। देवेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और जो एनटीपीसी की जीके जीएस है उसके लिए जो हमारी क्लासेज हैं वो आपको मिल रही हैं लगातार। तो उसी सीरीज में आज की हमारी ये चौथी क्लास है। और आज जो हम 2016 में जो हमारा 28/3/2016 यानी कि 28 मार्च 2016 को जो तीसरी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एनटीपीसी सीवीटी 1 में उस उनके प्रश्नों पर चर्चा करें। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो चैनल के लिंक को अपने साथियों में शेयर करें। जो भी आपके साथी आरआरबी एनटीपीसी की या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई किसी अदर बनने एग्जाम की, देखिए जो जीएस है वो जीएस ही रहती है। जैसे चाहे वो आपका रेलवे में पूछा जाए कि भारत कब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947। चाहे वो आपका एसएससी में पूछा जाए तब भी 15 अगस्त 1947। जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कहीं पे स्टैटिक ज्यादा पूछता है, कहीं पे करंट ज्यादा पूछता है। चीज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अदरवाइज जो जीके है वो जीके ही, मतलब जो करंट जीएस है, जीके जीएस है वो जीके जीएस ही होती है। चाहे वो आपके रेलवे के लिए हो, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, एसएससी के लिए हो, या जितने भी आपके बड़े एग्जाम है उनके। जो आपके दूसरे एग्जाम है बड़े एग्जाम, उनमें थोड़ा सा उनका लेवल जो है अप हो जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इस समय पे जो हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो वो रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 परीक्षा में जो 2016 में आपके क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे तीसरी शिफ्ट के। तो एक बार फिर से जो भी नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ आएगा क्या हम पढ़ रहे हैं या हम क्या आपको बता रहे हैं। अच्छे होता क्या है, बच्चा आया चैनल पे, उस वीडियो देखा कि यार इसमें तो इतने ही व्यूज है, आओ बेकार घटिया पढ़ाता हूँ। अरे भाई नहीं, आप जब तक उस पे तो थोड़ा सा रखोगे नहीं, जैसे आप अभी रसगुल्ला खाइए, मुंह में रखिए और मुंह में ले जाओ। अब सोचे यार ये तो काला है, हटाओ थूक दो, तो फिर उसका टेस्ट आपको कैसे आएगा? तो जब आप मुंह में रखेंगे, उसको चबाएंगे, जब वो निगलेंगे, तब उसका टेस्ट आपको आएगा। सेम वही चीज है। आप वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। एक से दो वीडियो जब आप देखेंगे, आपको खुद पता लगेगा कि हाँ क्या चीज पढ़ाई जा रही है या क्या अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा रहा है। जो प्रश्न आपके पूछेंगे उनसे रिलेटेड जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो किस लेवल का है, तभी आपको समझ। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को लास्ट तक दें, ठीक है? और क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर। आज की क्लास को देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे इससे आपके। हम करंट के प्रश्न जो भी पूछे गए थे उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो करंट जो था वो 2016 में 15 वाला आया था, तो उसको आप पढ़ के अब क्या करोगे? आपको करंट के लिए जो है, आप मंथली पढ़िए चाहे डेली पढ़िए, आपको करंट की जो क्लास है वो वीकली बेसिस पे हम आपको संडे टू संडे प्रोवाइड है। जैसे अभी आपका जो फरवरी का फर्स्ट वीक होगा, ये आपका थर्सडे है, सैटरडे तक, मंडे से सैटरडे तक की जो भी करंट अफेयर्स कि जितना भी महत्वपूर्ण आपका पार्ट होगा वो हम संडे को आपकी क्लास करा दिया करें हर हफ्ते। फिर धीरे धीरे आपको जब चारों हफ्ते की हो जाएगी तो फिर एक मंथली, पहले आपको वीकली, देन आपको मंथली। ठीक है, शुरू करें। देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1 यानी कि सी 1, 28/3/2016 शिफ्ट तीसरी शिफ्ट थी, उसमें जो पूछे गए प्रश्न है उन पे बात करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। चाणक्य के बारे में आप थोड़ा बहुत सब कुछ हर कोई जानता है। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं जानते होंगे। नहीं जानते तो आपको हम बताएंगे। चाणक्य का एक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। और विष्णुगुप्त के अलावा में इन्हें और क्या कहते थे? कौटिल्य कहते थे। कौटिल्य क्या कहा जाता था? कौटिल्य। चाहे तो कौटिल्य कहा जाए, चाहे विष्णुगुप्त कहा जाए, चाहे चाणक्य कहा जाए, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो एक बार एग्जाम में इनके पिता का नाम पूछा। इनके जो चाणक्य हैं इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है गुणी। गुणी कहिए या फिर गुणी कहिए। कौटिल्य के पिता का नाम क्या था? गुणी था। ये किसके प्रधानमंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री।
ऐसा कहा जाता है जो नंद वंश के शासक थे धनानंद। कौन थे? धनानंद। नंद वंश के शासक धनानंद जो थे, उन्होंने एक बार ये चाणक्य उनके दरबार में जाते हैं तो उन्होंने बहुत इनकी बेइज्जती। तो इन्होंने जो है ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर के इन्होंने धनानंद को पराजित किया था बदला लेने के, क्योंकि उन्होंने इनकी बेइज्जती की थी चाणक्य की। उन्होंने अब बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के नंद वंश का विनाश कर दिया। यानी कि नंद वंश के जो राजा घनानंद थे, उनको चंद्रगुप्त की सहायता से हराया और उस वंश को ही समाप्त कर दिया और एक नए वंश का उदय हुआ जिसे क्या बोला गया? मौर्य वंश। इसी तरह से आपसे अगर ये पूछ ले कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जब इन्होंने धनानंद को हराया तो उनकी बेटी थी धनानंद की, उसका नाम क्या था? दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। और इन्होंने उनकी बेटी दुर्धरा से क्या कर ली थी? शादी कर ली। मतलब पिता को मार के पुत्री से शादी कर ली। ये आपको याद रखना। और अगर चंद्रगुप्त के बारे में और बात करें तो क्या कर सकते हैं कि एक रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र सुन के ये मत समझिएगा इसमें कोई इकोनॉमी रिलेटेड जो है आपके टर्म्स होंगे, नहीं। तो जो है इकोनॉमी नहीं, इसमें समय ये दर्शाया गया था कि एक राजा अपने जो उसका राज्य है उस पर शासन कैसे करे। फिर विधिवत उन्होंने चीजें कही थी, क्या चीजें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, एक राजा क्या क्या दायित्व होता है, उस सब के बारे में इस पुस्तक में लिखा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये तक्षशिला आपकी विश्वविद्यालय था, उसके ये आचार्य हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये आचार्य, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आचार्य भी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये आचार्य है। और ये वही तक्षशिला के ही एक ब्राह्मण परिवार से। ठीक है? अब एक चीज और पूछा था, भारत का मैक्यावेली किसे कहते हैं? भारत का मैक्यावेली किसे कहते हैं? भारत का मैक्यावेली भी किसे कहते हैं? इनको ही कहते हैं भारत का मैक्यावेली। जितने भी हम आपको साथ में प्रश्न ये लिखवा रहे हैं, ये समझिए हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। भारत का मैक्यावेली किसे कहते हैं? विष्णुगुप्त। तो जो मैक्यावेली है, मैक्यावेली की एक पुस्तक है, मैक्यावेली की पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम है द प्रिंस। क्या है? द प्रिंस। इस पुस्तक का जो आपका कंपैरिजन है, वो इनकी यानी कि आपके चाणक्य की अर्थशास्त्र से किया जाए, अर्थशास्त्र से किया जाए। मैक्यावेली की पुस्तक जो द प्रिंस है, उसका जो कंपैरिजन है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी, विष्णुगुप्त की लिखित अर्थशास्त्र से किया जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का मैक्यावेली भी कहा जाता है। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीसीएस में। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अर्थशास्त्र है, वो मैक्यावेली की किस पुस्तक से उसका कंपैरिजन। इतनी बातें आपको चाणक्य के बारे में क्या करनी है? याद रखनी है। पहला, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। कौटिल्य। इनके पिता का नाम देखिए, आप क्लास में रेगुलर बने रहिए लास्ट तक। ये जो हमने आपको लिखा है ना, ये हम गारंटी देते हैं आपको क्लास में ही याद करवा दें। बस आप बने रहिए कि 2 से 3 बार हमने बोला, आपने सुना, एक बार फिर से रिवाइज करें, एक बार आप रिवाइज, 4 से 5 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको वो याद हो जाएगा। पढ़ो या फिर सुनो। चाणक्य का अन्य नाम क्या हो गया? विष्णुगुप्त कौटिल्य। के पिता गुणी थे। ये किसके प्रधानमंत्री थे या किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उनको जो है क्या करा दिया था? अंत करा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकी बेइज्जती की थी चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, चाणक्य की, तो इससे बदला लेने के लिए ये की। आपसे पूछा जाता है दुर्धरा के पिता कौन थे, ये भी आपसे पूछा। दुर्धरा किसकी पुत्री थी? वो धनानंद वंश के शासक धनानंद की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराने के बाद में दुर्धरा से क्या कर लिया था? ब्याह कर लिया। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। और चाणक्य को क्या कहते हैं? भारत का मैक्यावेली कहते हैं। मैकियावेली की कौन सी पुस्तक है? द प्रिंस। ठीक है? इतनी चीजें आपको पहले प्रश्न से याद रखनी है। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की
मूलभूत इकाई क्या है? देखो, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। देखिए, जब कई सारी सेल्स आपस में मिलती हैं, बहुत सारी सेल्स यानी कि एक से अधिक सेल्स आपस में मिलती है, तो आपका क्या बना देती है? वो बना देती है ऊतक। क्या बना देती है? ऊतक, जिसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, तो फिर वो क्या बना देते हैं? एक बना देते हैं आर्गन, यानी कि अंग। क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। अब जब बहुत सारे अंग मिलते हैं, तो क्या बना देते हैं? अंग प्रणाली बना देते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद में जब कई सारी अंग प्रणाली मिलती है आपस में एक से अधिक, तब क्या बनती है? यानी कि बॉडी। क्या बनती है? बॉडी। अब देखो, हमारे आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में कोशिका, हमारा शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो बहुत सारी कोशिका बनी तो टिश्यू बन गया, यानी कि ऊतक बन गया। बहुत सारे ऊतक बने तो मान लो कोई शरीर का अंग बन गया। जब अलग अलग अंग एक साथ मिले तो क्या बन गया? अंग प्रणाली बन गई। जब अंग प्रणाली, जैसे हाथ की अंग प्रणाली, पैर, ये सब मिली तो क्या बन गया? एक जीव बन गया। क्या बन गया? जीव। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। ऊतक से फिर आपके अंग डेवलप होते हैं। अंग से आपकी अंग प्रणाली बनती है। और अंग प्रणाली के बाद में क्या होता है? बॉडी बनती है, यानी कि क्या बनती है आपकी? अंग प्रणाली, यानी कि जीव बनता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज, कोशिका की कोशिका की कोशिका की जो खोज है, वो किसने की? ये की है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट, ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है रेलवे के एग्जाम, और ये की थी इन्होंने 1605 में। की थी 1665 में। एक आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि सेल, जो आपकी सेल थ्योरी है, इसको किसने दिया था? तो वो है आपके स्कैरलेन और शेवान करके कोई, तो उन्होंने वो है आपकी क्या दी थी? सेल थ्योरी। अब एक चीज यहाँ पे लिखिए, खोज किसने की? रॉबर्ट रॉबर्ट 1665 में। कोशिका होती है ये आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अगर इनसे टाइप पूछे तो क्या बता सकते? कौन कौन सी? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। क्या होती है? अब इनमें बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। तो ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है? तो पूरा अगर पढ़ाने लगेंगे यहीं पे तो बहुत ज्यादा है समय आपका जाएगा। इतना आपको याद रखना है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं। एक से अधिक ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं। एक से अधिक अंग यानी कि ऑर्गन मिलकर के आपके ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। और देन फिर आपका जब अंग प्रणाली मिलती है एक से अधिक, तो वहां से क्या बनता है? बॉडी बनती है। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यू। ठीक है, इतना आपको याद। अगला प्रश्न देखो, अगला कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा? अगला आपसे पूछा गया था, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक देश का था। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक देश का था। जवाब है आपका ग्रेट ब्रिटेन। टाइटैनिक मूवी आप सबने देखी हो। अगर हम वही आपसे पूछे, टाइटैनिक मूवी है, इस पे जो है मूवी किस सन में बनी थी? ये बनी थी आपकी 1997 में। टाइटैनिक के बारे में जानो, ये तो आपको पता चल गया कि किस का था। ये जानो कि कहाँ से कहाँ के लिए चला था, ठीक है? ये भी आपसे पूछा। तो ये जो टाइटैनिक था, बहुत बड़ा जहाज था, और ऐसा कहा जाता है कि ये न डूबने वाला जहाज। ये 10 अप्रैल, अब ये डेट आपको याद रखनी है, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1912, 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज क्या था? रवाना हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन। कहाँ से?
इंग्लैंड के साउथहैम्पटन साउथ हैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से कहाँ के लिए रवाना हुआ था? न्यूयॉर्क के लिए। न्यूयॉर्क के लिए न्यूयॉर्क के लिए क्या हुआ था? रवाना हुआ था। लेकिन ये चौथे दिन ही कहाँ पे? ये चौथे दिन या अपनी यात्रा के चौथे दिन ये कहाँ पहुंचता है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड पहुंचता है और वहां पे क्या एक हिमखंड से टकरा करके क्या है आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो कहते हैं कि जो 1500 से अधिक लोग हैं वो मारे गए। 1500 प्लस लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। ये कहाँ का जहाज था? ग्रेट ब्रिटेन का था। कहाँ जा रहा था? न्यूयॉर्क जा रहा था। कहाँ से चला था? इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से चला था। 10 अप्रैल 1912 को अपनी यात्रा के चौथे दिन क्या हुआ था? न्यू फाउंडलैंड न्यू फाउंडलैंड फाउंटनलैंड के पास जो है ये बड़े हिमखंड से टकरा गया था और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कि 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो एक आपसे आप जानकारी के लिए बता दें, जहाज को जहां इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से चलने के बाद में ये फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींस डाउन में रुकना था। तब डायरेक्ट नहीं जा रहा था न्यूयॉर्क, यानी कि ये रुकते हुए जाता। पहले ये रुकता कहाँ पे? का चेरबर्ग जो कि फ्रांस में पड़ता है, और आयरलैंड के क्वींसलैंड में इसे रुकना था। क्वींसलैंड क्वींस डाउन में सॉरी रुकना था। फिर इसको आपको पहुंचना था कहाँ पर? न्यूयॉर्क। अगला देखिए। अगला है उत्कृष्ट नोबेल धातु। उत्कृष्ट नोबेल धातु है तो उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन सी है? चांदी है। कौन सी है? चांदी। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा था, सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। इनका नाम था जानकी नाथ बोस। क्या था? जानकी नाथ बोस। अब बात करें सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी। 23 जनवरी 1897 में। अब आप हमें बताओ 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया? 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया? अभी पिछले 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया? ये आपको बता। तो वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। तो आप बताइएगा कमेंट में कौन सा दिवस। के पिता का नाम आपको हो गया क्या? जानकी नाथ। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है इतिहास में, क्योंकि बहुत ही जो आपके स्वतंत्रता के भारत की स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहा जाता है सेकेंड विश्व युद्ध, तब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है इन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन। सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन क्या किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इन्होंने अच्छा नारा कौन सा दिया था? एक तो कहा था जय हिंद। क्या कहा था? जय जय हिंद। ठीक है। और कौन सा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी। खून दो। आगे समझ जाइएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। ठीक है। और इन्होंने एक और नारा दिया था, दिल्ली चलो का। कौन सा दिया था? दिल्ली चलो का। दिल्ली चलो का जो नारा है वो इन्होंने कब दिया था? ये इन्होंने दिया था 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने से। इन्होंने क्या किया था? अपने आप को आजाद हिंद फौज थी उसका सुप्रीम कमांडर के रूप में इन्होंने संबोधित किया था सेना को, जो इन्होंने बनाई थी। और तब इन्होंने वहां से क्या किया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो। ये भी आपको याद रखना। इतना आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखना। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती? कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकल कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है आपकी, कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी जो है ये आपकी पश्चिम घाट से निकलती है। अच्छा, पश्चिम घाट को और क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं?
सह्याद्री। सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं किसको? पश्चिमी घाट। जैविक विविधता, जैविक की विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट में 3 बहुत महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। कौन से? थाल घाट, थाल नहीं है, थाल है। थाल घाट, घोड़ घाट और पाल घाट। 3 महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं, ये आपके पश्चिमी घाट कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका है सह्याद्री। यमुना नदी यहाँ से निकलती है। और थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट में। ठीक है? अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे घनी आबादी वाला शहर है, वो है आपका सिडनी। क्या है? सिडनी शहर जो है, वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी कैनबरा। राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा राजधानी है। करेंसी की बात करेंगे तो यह है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यहाँ के पीएम की बात करेंगे तो पीएम कौन है यहाँ के? तो यह है एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी। ठीक है। और अभी आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा करके भारत जो है विश्व चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या है, आपके फाइनल में पहुंच गया है। अब एक चीज यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान के कप्तान है स्टीव स्मिथ। क्या है? स्टीव, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। स्टीव स्मिथ, इन्होंने क्या किया? वनडे से संन्यास ले लिया। स्टीव स्मिथ ने ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल से क्या लिया? संन्यास ले लिया। फाइनली हार गए। कहा कि अब छोड़ो, हम क्रिकेट के वनडे वाला का वनडे खेलेंगे ही नहीं। और इन्होंने क्या किया? संन्यास लिया। आपका करंट का क्वेश्चन। अगला है आपका, ऑक्टोपस के खून का रंग होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये होता है नीला। हमारे आपके खून का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन। अब ऑक्टोपस के खून का रंग नीला क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसके खून में क्या पाया जाता है? इसमें हीमोसायनिन नामक प्रोटीन, हीमोसायनिन प्रोटीन पाया। इस वजह से अगर यही वाला प्रोटीन अगर हमारे ब्लड में मिल जाए हीमोग्लोबिन की जगह, तो क्या है? हमारे आपके ब्लड का रंग ब्लू हो जाएगा। ब्लड का रंग जो है वो नीला होता है हीमोसायनिन प्रोटीन का, जो कि ऑक्टोपस में पाया जाता है। हमारे ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है और जिसमें आयरन पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना। आपसे 8वां प्रश्न पूछा गया था, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो वो है आपका हमिंग। कौन सा है? हमिंग बर्ड। मारियाना ट्रेंच महासागर में स्थित, ये प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न था आपका, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय जो है ये स्थित है उत्तराखंड, देहरादून। स्थापना की अगर इसकी बात करेंगे, इसकी जो स्थापना है, स्थापना है, स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है आपकी 14 अगस्त 1956। कब होती है? 1956 को। मुख्यालय इसका देहरादून में है। और ये क्या है? एक महारत्न कंपनी। ऐसी है ओएनजीसी, महारत्न कंपनी। अगर बात करें भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी, कुल है आपकी 14।
14 है। अगला देखिएगा, अगला है पृथ्वी का जल चक्र के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र के द्वारा संचालित होता है। ये है सूर्य सूर्य के द्वारा। अब आप ऐसे याद रखिए, अब कैसे होता है वो एक मतलब बहुत, अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप ऐसे समझिए, जो विषुवत रेखा है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ बारिश कब होती है। हमारे यहाँ जो बारिश है, जल चक्र है पृथ्वी पे, वो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी पड़ती है। क्या होती है, जब गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद में क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है। क्योंकि उस समय पे जो सूर्य होता है, वो विषुवत रेखा के क्या होता है, दूर जा चुका हो। जो सूर्य एक बार फिर से देखिए विषुवत रेखा पे है, तो एक बार उत्तरी उत्तरी उत्तर की तरफ जाता है, फिर एक बार दक्षिण की तरफ आता है, फिर एक बार उत्तर की तरफ जाता है, फिर एक बार दक्षिण की तरफ आता है। तो यही जो चक्र है, इसी के कारण जो है पृथ्वी का जल चक्र जो है वो प्रभावित होता है। ऐसे होता है, ये जब जलवायु वाला पढ़ाएंगे, मानसून, उसमें हम आपको बता। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ की उपयोग विधि, रासायनिक प्रतिशत की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। ये थे वर्जिलियस। ये हम आपको देख के कमेंट में बता देंगे कि यहाँ पे क्या था, प्रश्न था 12 पे, प्रिंट है थोड़ा। हाँ, रासायनिक प्रतीक लिखा, रासायनिक प्रतीक। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीक, जैसे बी आर, ए जी, ए आई, आई, सी एल, तो ये जो प्रतीक है, इनकी जो उपयोग विधि किसने तैयार की थी, ये की थी आपकी वर्जिलियस। वर्जिलियस। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो आपको पता है ये परमाणु संलयन से होती है, परमाणु संलयन से होती है। रॉबर्ट गिलब्रेथ को बेहतर तरीके से नाम से जाने, आपने एक नाम सुना होगा, बहुत जेके रॉलिंग, सुना होगा, जेके रॉलिंग। इनका जो विधिवत यानी कि पूरा नाम है वो क्या है, रॉबर्ट गिलब्रेथ। रॉबर्ट गिलब्रेथ। ये भी आपसे प्रश्न, वो उस समय पे सन 2015-16 में ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा न्यूज में थे, इसलिए इनका ये पूछा गया। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, थॉमस कप किसका है, तो थॉमस कप आपसे किससे जुड़ा है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन। और एक और कप है, ये जो थॉमस कप है, ये बैडमिंटन का मेल का कप है, यानी कि पुरुषों का है। अब वहीं पे थॉमस कप के साथ में एक होता है उबेर कप, क्या होता है, उबेर कप। ये भी आपका बैडमिंटन का है, लेकिन ये फीमेल का है, फीमेल का है। याद रखना है आप। बैडमिंटन के बाद अगर बात करें फुटबॉल की, कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, फुटबॉल की, फुटबॉल की आप याद रखिएगा, डूरंड, डूरंड कप होता है, रोवर्स कप होता है, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ये सब किससे से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित। क्रिकेट से देखो कुछ आपकी ट्रॉफी हम बदली दिखा देते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है आपकी देवधर, क्या है, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, कौन सी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रणजी। अब बताइए हाल ही में अभी रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, विजय हजारे, ये करंट का क्वेश्चन है। विजय हजारे, जीके नायडू, ये सब ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये सभी ट्रॉफियां संबंधित है आपकी क्रिकेट से। बैडमिंटन से आपके उबेर कप, थॉमस कप, फुटबॉल की डूडन, रोवर्स कप, संतोष कप, नेहरू ट्रॉफी। क्रिकेट में आपकी देवधर ट्रॉफी, दीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सीके नायडू। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, ये थे आपके आर्थर ट्रांसले, कौन से, आर्थर ट्रांसले। अगला देखिएगा, अगला है, शब्द विषुव संदर्भित करता है। विषुव क्या होता है, जिस दिन दिन और रात ही समान अवधि के होते हैं, उस दिन उस दिन को क्या बोलते हैं, विषुव कहते हैं। तो अब आप में एक बात बताइएगा, एक साल में कितने विषुव हो, एक साल में कितने विषुव हो, ये आप हमें बताइए।
सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? वो है आपका ब्लू व्हेल। कौन है? अगला प्रश्न है, कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो ये है चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। अच्छा, इसको नियोजित किया किसने था? तो वो थे ला कार्बूशियर। ला कार्बूशियर। ला कार्बूशियर चंडीगढ़ के क्या थे? ये वास्तुकार थे। वास्तुकार। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन है आपका, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है? ये सब आपके इनपुट डिवाइस। अगर वही पूछे मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस। आपसे पूछे प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस। अगला है आपका विकास का सिद्धांत, है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया। दुनिया में बोली जाने वाली दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो ये अंग्रेजी है। पहली आप बताइए, पहली कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? कल के क्लास में हम आपको इसका जवाब बता दें। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, उसका नाम क्या है? भास्कर। क्या है? भास्कर है। 24वां प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम है? जैसे, तो वो कौन सा होता है? जाइलम। मान लो ये एक पौधा है। अब इसमें जो पानी कहाँ दे? पानी आप कभी पेड़ के ऊपर पत्ती पे थोड़ी ना डालते हैं, या उसको खनिज जो है, ऐसा तो खाद आप ऊपर फेंक देते नहीं, कहाँ डालते हैं? आप जड़ में डालते हैं। यानी कि जमीन के अंदर जो जड़ होती है, एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। वो जाइलम जो है, यहाँ से इस पृथ्वी में जहाँ पे इसको खनिज और पानी मिलता है, इनको क्या करता है? परिवहन करने में, यानी कि जाइलम इसको ले जाकर के पत्तियों को और पूरे क्या है, पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन सा हिस्सा होता है? जाइलम होता है। कौन सा होता है? जाइलम। अंतिम प्रश्न है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो यह केवला देव राष्ट्र। कौन सा है? केवला देव राष्ट्र। है कहाँ पर? राजस्थान। और राजस्थान के भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर। ठीक है। ये आपके शिफ्ट के तीसरे शिफ्ट के 25 प्रश्न थे जो आपके पूछे गए थे, वो यहाँ पे आपके कंप्लीट है। कल एक अगली क्लास, यानी कि एक नए टॉपिक नहीं, सॉरी, नए सेट पेपर के साथ में आए मिलेंगे। और वो होगा आपको 29/3/2016 का पहली शिफ्ट का। इस मार्च 2016 को जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें कौन से आपके जीके जीके गए थे, बात करेंगे। और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जैसे हमने आपको बताया है, इसी तरह से उसको टाइप करके आपको बताएंगे। बिल्कुल आप सभी साथी लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आई बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।